हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे मेरे शेरों। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके चलने वाला हूं आपके सामने, जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने स्पेक्ट्रम देख ना रखा हो मेरे प्यारे शेरों। बारिश के दिनों में आसमान में जरूर आपने देखा होगा रेनबो, जिसे हम हिंदी में इंद्रधनुष भी बोलते हैं। अगर उस रेनबो को देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यानी कि बच्चों, अगर हम थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में जाएं तो इधर से शुरू होता है VIBGYOR, यानी कि वॉयलेट से शुरू होता है, ऑरेंज तक जाता, रेड तक जाता है। V स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, I स्टैंड्स फॉर इंडिगो, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन, Y स्टैंड्स फॉर येलो, O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज एंड R स्टैंड्स फॉर रेड। प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें इधर से इधर जाएं, मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हम पाते हैं कि ये एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जैसा कि पीछे मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा रखा था कि E इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू, या हम न्यू को रिप्लेस कर सकते हैं C बाय लैम्डा से, तो E इज इक्वल्स टू होता है HC बाई लैम्डा। प्यारे बच्चों, यानी कि ये जो हमारा रेनबो होता है ये कुछ और नहीं, ये लाइट को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने से मिलता है। जरा रिलैक्स करिए अपने दिमाग को और देखिए कि अगर हम इस रेनबो में राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं बच्चों, तो हम पाएंगे कि ये वेवलेंथ का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है। अगर कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं ऐसे मूवमेंट करना चाहता हूँ, मैं सर जी लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करना चाहता हूं, तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करोगे तो आप पाओगे कि अगर वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पर वेवलेंथ बढ़ रहा था, तो रेड से वॉयलेट की तरफ आने पर क्या होगा, वेवलेंथ घटेगा। बट ऑब्वियस है। अब बच्चों देखो, हम कह सकते हैं कि जब भी कभी लाइट को, अब लाइट क्या है, एक तरह से एनर्जी है बच्चों, तो जब भी कभी लाइट को, या हम बोलेंगे जब भी कभी एनर्जी को उसके किसमें बच्चों, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर या वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, तो जो ये चमकीला सा चमक धमक वाला क्या मिलता है पैटर्न, उसे हम क्या बोलते हैं, रेनबो। यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो क्या डेफिनेशन बना कि whenever energy is arranged in increasing or decreasing order of wavelength, then formed colored pattern is known as spectrum। तो हम बोल देंगे कि whenever, when एक सुंदर सा प्यारा सा झकझगा धड़धड़ा डेफिनेशन बना देंगे, whenever energy is arranged in increasing, एरो अपवर्ड रहेगा तो इंक्रीजिंग मान लेना और डाउनवर्ड रहेगा तो डिक्रीजिंग मान लेना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा, देन फॉर्म्ड पैटर्न इज कॉल्ड, ऐसी स्थिति में बना हुआ पैटर्न इसको अपन क्या बोलते हैं, देन फॉर्म पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ऐसी स्थिति में बने हुए पैटर्न को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आइए देखते हैं ये जो स्पेक्ट्रम है ना बच्चों, ये मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। किसमें किसमें, सबसे पहला टाइप है स्पेक्ट्रम का बच्चों इमिशन, और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। ये इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है, जो उसका पहला टाइप है, ये अपने में ही दो टाइप का होता है। वो दोनों कौन कौन है, हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। इमिशन सुन करके क्या लगता है बच्चों कि कुछ इमिट हो रहा होगा, बट ऑब्वियस है। एक बार चेक कर देता, राइट हैंड साइड पे सब कुछ फ्रेम में है, थोड़ा सा और ज़रूरत है तो माफ़ कीजिएगा। अकेला हूँ मैं इस वक्त, अकेले ही शूट करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भी काम होता है वो बड़ा काम अकेले ही किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो प्यारे बच्चों, देखो यहाँ अगर आपको फ्रेम के अंदर आ गया होगा, वैसे तो आ गया है, वंस मोर मैं क्रॉस चेक कर देता, प्यारे बच्चों आ गया है, ओके ठीक है। बच्चों
इमिशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज हिंदी में बोले तो उत्सर्जित कर दिया जाए, इमिट कर दिया जाए, यानी कि अपने में से किसी चीज को क्या कर दिया जाए, अपने में से किसी चीज को निकाल दिया जाए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे बच्चों अपन इमिशन बोलते हैं। थोड़ा सा मौका दीजिएगा, लाइट वगैरह बैलेंस्ड है कि नहीं, हाँ ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों देखिए कि जब भी कभी वाइट लाइट कहीं से इमिट होकर के आए, इमिट मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ऊपर मेरे लाइट लगी हुई है, तो वो क्या कर रहा है, ये सारे जो 1 बाई 1 के लाइट बोर्ड्स हैं ये लाइट को इमिट कर रहे हैं। इमिट मतलब उत्सर्जित करना, अपने में से निकालना। तो अगर कहीं से वाइट लाइट इमिट हो रहा है और गलती से अगर उसको भैया जी ने गिलास प्रिज्म पर गिरा दिया, किस पे गिरा दिया, गिलास प्रिज्म पर, गिलास नहीं बे, इट्स ग्लास प्रिज्म पर गिरा दिया अगर, तो ये देखो 7 रंगों में टूट जाता है और ये इधर आता है वॉयलेट और ऊपर कौन आता है, रेड। हम जानते हैं कि जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं, वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं, तो प्यारे बच्चों हमको मिलता है वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, और इसका उल्टा हो जाएगा जब हम रेड से किधर जाएंगे, वॉयलेट की तरफ। ये देखिए पिछले पेज पर मैंने बता रखा, जब हम वॉयलेट से रेड जाते हैं तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यानी कि जो जितना लेफ्ट राइट है उसका एनर्जी उतना ज़्यादा, जो जितना लेफ्ट है उसकी एनर्जी उतनी कम, और अगर एनर्जी के टर्म में बोल सकते हैं तो वॉइस वर्सा। प्यारे बच्चों अब जरा देखो, यहाँ से एक चीज़ तो पता लग गया कि ग्लास प्रिज्म उन लाइट्स को ज़्यादा नीचे की तरफ दबा देता है जिनका वेवलेंथ क्या होता है बच्चों, जिनका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि जो एंगल ऑफ क्या बोलते हैं फिजिक्स में इसको, डिफ्लेक्शन, तो थीटा की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के। देखो जिसका वेवलेंथ, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है ना, तो वॉयलेट का अगर हम देखें तो वेवलेंथ जरा देखिए, नहीं वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम आएगा, सॉरी वॉयलेट का वेवलेंथ अगर सबसे कम आएगा तो देखिए इसको सबसे ज़्यादा एंगल से घुमा दिया है कि नहीं, बट ऑब्वियस है, यानी कि जो एंगल है दबाने का वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसे सबसे कम दबाया है, किसको, रेड को। वैसे तो ये फिजिक्स की बात है। चलो हम आ जाते हैं इधर, देखिए जब हमने एक वाइट लाइट को जो इमिट होकर के आ रही थी ग्लास प्रिज्म पर गिराया, हमने देखा 7 अलग अलग कलरों में टूट गया। अब जरा तुम इसको थोड़ा माइन्यूट लेवल पे ऑब्जर्व करो, तो मुझे एक बात बता दो बच्चों, क्या यहाँ रेड और ऑरेंज के बीच में कोई गैप दिख रहा है? भाई मुझे तो नहीं दिख रहा है। रेड और ऑरेंज कलर एक दूसरे में फ्यूज्ड हैं। क्या आपको ऑरेंज येलो में कोई गैप दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्या आपको येलो ग्रीन में दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्या आपको ग्रीन ब्लू में? मुझे तो नहीं। ब्लू इंडिगो में? मुझे तो नहीं। वॉयलेट में? मुझे तो नहीं। इस डायग्राम को देखें तो और बेहतर तरीके से आप बातों को समझ पाएंगे। सारे कलर एक दूसरे में फ्यूज्ड हैं, किन्हीं दो के बीच में कोई सेपरेटेड लाइन नहीं है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम जिसमें सारे कलर एक दूसरे में फ्यूज रहते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पहला टाइप है किसका, इमिशन स्पेक्ट्रम का, वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कैसा है, कंटिन्यूअस। यानी कि जो इमिशन स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूअस भी होता है। अब डिसकंटिन्यूअस भी होता है कि नहीं, ये आगे की बात है। तो हमने सबसे पहले देखा कि टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, इसमें सबसे पहला टाइप क्या है, इमिशन, जो अगेन खुद दो टाइप में बांटा गया है। कौन कौन सा, नंबर 1 कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उसका एग्जांपल क्या है, व्हेनेवर अ व्हाइट लाइट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द ग्लास prism, then it is dissociated into 7 different colors, which the color is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, and these colors are fused in each other. We can say that there is no separation line between these two colors, so we can say that this spectrum is a continuous spectrum. मेरे प्यारे बच्चों, ये एक और टाइप का होता है बाबू, देखो वो कौन सा है, वो है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कैसा स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। समझाता हूं, देखो अगर NaCl को गर्म किया जाए और इससे निकलने वाली लाइट को एक स्लिट के बीच से पास करा करके प्रिज्म पे गिराया जाए, बच्चों जब इसे प्रिज्म पर गिराया जाता है तो ये 2 कलर में टूट जाता है, यानी 2 वेवलेंथ मिलते हैं। हम जानते हैं, पीछे हमने देखा था कि सबसे नीचे वॉयलेट है, वॉयलेट का तो वेवलेंथ क्या होता है,
सबसे कम होता है, यानी कि नीचे वो होता है जिसका वेवलेंथ कम होता है। तो मैं यहाँ, मुझे तो याद है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक का होता है 5890 एंगस्ट्रॉम और दूसरे वाले का वेवलेंथ होता है 5896 एंगस्ट्रॉम। मुझे सिर्फ इतना बताना है बच्चों, ये देखो दो पीली लाइनें मिल रही हैं, इसका जो वेवलेंथ है, इसका जो वेवलेंथ है और दूसरे वाले का जो वेवलेंथ है, उनके बीच में 6 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है। तो 6 एंगस्ट्रॉम का गैप यहाँ पर जब हम इसे ब्लैक फिल्म पर ऑब्जर्व करते हैं तो काली पट्टी जैसी दिखाई देती है। या मैं ऐसे कह देता हूँ, देखो चलो 11th का बच्चा सुनेगा तो उसे थोड़ा कम समझता है। 5890 है और ये क्या है बच्चों, 5896 है, ठीक है, इट्स ओके, नो इशू। अब जरा देखो 5890 और 5896 के बीच में बाबूजी 6 एंगस्ट्रॉम का गैप है कि नहीं है? 100% है। इसका मतलब कि ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। 5890 के जस्ट बाद 5896 नहीं आ जाता है, बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। तो ऐसे स्पेक्ट्रम जिसमें बीच में गैप हो, यानी कि दो वेवलेंथ एक दूसरे में ओवरलैप्ड ना हो, जैसे कि पीछे के केस में आपने देखा था कि जो वॉयलेट है और इंडिगो है, दोनों का वेवलेंथ बिल्कुल ओवरलैप्ड है, यानी इनके बीच में कोई सेपरेशन लाइन नहीं है। बट यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इनके बीच में सेपरेशन लाइन है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को जिनके बीच में सेपरेटेड लाइंस मिलती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बच्चों बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम सुन के घबराना मत। जो 10th पास करके बच्चा आया रहता है ना, बहुत बर्डन्ड रहता है, उसको अचानक से साइंस का अप्रोच सब कुछ चेंज होता है। बच्चा स्कूल से बाहर आता है, उसको बहुत टैलेंटेड टीचर मिलते हैं तो उसका दिमाग बिल्कुल भन्ना जाता है। वहाँ आपको ध्यान पूर्वक बातों को समझना है। स्पेक्ट्रम इज नथिंग, इट इज़ जस्ट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एनर्जी। यानी कि जब भी हम एनर्जी को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हो तो जो पैटर्न बनता है वो ब्लैक फिल्म पे बनती है वो पैटर्न, जैसे दीवार पे ब्लैक फिल्म है कहीं भी है तो उस पे बनती है वो पैटर्न, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब दो कलर मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वेवलेंथ, हर एनर्जी के पास वेवलेंथ होता है, हर वेवलेंथ के पास एनर्जी होती है। तो जब मैंने बोला दो कलर तो इसका मतलब दो वेवलेंथ। तो जब दो वेवलेंथ के बीच में गैप आ जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। तो मैं एक आपको लाइन देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, वो लाइन क्या है जरा देखिए। रिजल्ट के फॉर्म में मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम, it may be continuous or it may be discontinuous। यानी प्यारे बच्चों जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है और ये डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। अगर इतनी बात मेरे सरकारों को समझ में आती है तो अब हम बात करेंगे किसकी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। भाई लोगों, हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। थोड़ा सा देखना पड़ता है यार, क्या कहीं इधर उधर दाएं बाएं हो गया तो पूरी मेहनत खराब जाती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बल्ब है जहाँ लिखा है हाई डेंसिटी हॉट मैटर। ठीक है, हाई डेंसिटी पे हॉट मैटर गर्म किया जा रहा है। मान लो बल्ब में कुछ गर्म हो रहा है, उसमें से लाइट निकल रही है। बल्ब में से तुम जानती हो लाइट निकलती है। अगर इस लाइट को कोल्ड वाइट लाइट निकली मान लो और इसको हमने कोल्ड गैस में से पास करा दिया। अब जरा अपने मन से पूछो कि वाइट लाइट में क्या क्या होगा। सिंपल सी बात है कि वाइट लाइट में होगा VIBGYOR। अब जब कोल्ड गैस में से वाइट लाइट होके गुजरी और अगेन उसे मान लो प्रिज्म पे गिराया गया, ये सपोज करो कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सपोज इट इज अ प्रिज्म। प्रिज्म पर गिराया गया तो जो आगे लाइट निकली उनमें ऐसे बहुत सारे गैप्स थे, यानी कि सिंगल लाइंस मौजूद थी बच्चों। क्या मौजूद थी? सिंगल लाइंस मौजूद थी। इन सिंगल यानी कि पीछे जब आपने देखा था तो देखो रेड और ऑरेंज के बीच में कोई सेपरेशन नहीं था, बट जब यहाँ आप देखोगे बच्चों, यहाँ आप देखोगे तो पाओगे कि रेड और ऑरेंज के बीच में एक सेपरेशन है, यानी कि कुछ वेवलेंथ गायब थे। अब जरा देखो, इधर से लाइट घुसी, इधर से घुसी कोल्ड गैस में, इधर से निकली। अगर हम यही घुसने से पहले लाइट को प्रिज्म पे गिरा देते तो बराबर VIBG
YOR में टूट जाता है, ठीक है। लेकिन जब इसी लाइट को हम कहाँ कोल्ड गैस में से गुजार करके और उसको प्रिज्म पे गिरा रहे हैं, तो जो हमें पैटर्न मिल रहा है उसमें बहुत सारे ब्लैक फ्रिंजेस है, यानी कि कुछ वेवलेंथ गायब हैं, कुछ वेवलेंथ गायब हैं। तो इस तरह का जो हमको बच्चों स्पेक्ट्रम मिलता है जिसमें दो कलर के बीच में क्या होता है, एक पतली गैप होती है, यानी कि वो वेव जो गैप आ गया यानी वो वेवलेंथ एब्सेंट है। बट ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह के जो हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं बच्चों, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई कि ये डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज discontinuous. Spectrum is always discontinuous, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, यानी कि स्पेक्ट्रम में जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है और वो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। बट प्यारे बच्चों, जो इमिशन में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये हमेशा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस ही होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फोटोग्राफिक प्लेट सुने होंगे ना, उस पर निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली जो है स्पेक्ट्रम वगैरह को जो बनाते हैं, तो आप ये एक काली प्लेट पे बनाया जाता है। अगर दो कलर के बीच में गैप आ गया, इसका मतलब जो गैप आ गया वो उस एनर्जी का या उस कलर का वेवलेंथ एब्सेंट है। अब गैप तो नहीं आना चाहिए था व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में, लेकिन गैप आ गया, इसका मतलब इस कोल्ड गैस ने जरूर कुछ ऊर्जा को उसमें से क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब बाहर निकली इस कोल्ड गैस में से लाइट, तो उसमें से वो एनर्जी एब्सेंट थी, तो उसका वेवलेंथ नहीं मिला, तो यानी कि एब्जॉर्ब हो गई। इसीलिए इसका बना जो स्पेक्ट्रम है वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये हमेशा क्या होता है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। आगे चलेंगे और फिर हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जब बात करोगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे जाना गया, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक डिस्चार्ज ट्यूब बना दे, ऐसा हाइड्रोजन गैस भर दें, मिनिमम प्रेशर पे है, यानी गैस के मोल कम है। और प्यारे बच्चों, इसमें हम एनोड और कैथोड लगा दें, दो इलेक्ट्रोड, मान लीजिए कि एक हमने ये इलेक्ट्रोड लगा दिया एनोड और एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये देखो कैथोड लगा दिया, और हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट करें। जब इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट करते हैं तो बच्चों इसमें से क्या निकलती है, कई सारी एनर्जी निकलती है। और हम जानते हैं कि इंसान की आंखों को भगवान ने सिर्फ विजिबल रीजन को ही देखने की क्षमता दी है। ऐसे तो देखो बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, रेडियो होता है, माइक्रो होता है, इंफ्रारेड होता है, विजिबल होता है, और एक्स अल्ट्रा वायलेट होता है, एक्स रे होता है, गामा होता है, कॉस्मिक होता है। बट जो हमारी आंखों की क्षमता है बच्चों, वो सिर्फ विजिबल को देखने की है, और वो सबको देख नहीं सकता है। वो रेडियो को नहीं देख सकता, वो माइक्रो, वो इंफ्रारेड, वो अल्ट्रा वायलेट, एक्स, गामा, कॉस्मिक, किसी को नहीं देख सकता। प्यारे बच्चों, इसमें से बहुत सारी एनर्जीज निकल रही थी जिसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने जाना, और जिन जिन वैज्ञानिकों ने इन पे काम किया उन्हीं के नाम पर सीरीज भी डेवलप की गई। कैसे, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहला जो जानकारी हासिल किया था, यहाँ से जो लाइट निकली कुछ ब्लूइश कलर की थी, वो जो लाइट निकली बच्चों, अब जरा देखो कि सबसे पहला सवाल कि ये लाइट क्यों निकल रही होगी, और इस लाइट का वेवलेंथ को क्या हम जनरलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट कराया गया होगा, तो जो हाइड्रोजन है उनके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रिक स्पार्क से एनर्जी पैदा हुई होगी, और एनर्जी पाते ही ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया होगा और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गया होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिन्हें आप नेसेंट एटम के भी नाम से जानते हैं। अब बच्चों जरा देखो, इलेक्ट्रिक स्पार्क तो कंटिन्यूअस उसमें हो रहा है, किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, यानी लगातार ऊर्जा मिल रही है, लगातार एनर्जी मिल रही है। अब जो हाइड्रोजन एटम है, अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं तो इलेक्ट्रॉन n1 में होगा, n=1, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, या हम चलो n=1 की जगह हम n1 मान लेते हैं कि पहले से ज़रूरी नहीं कि ग्राउंड स्टेट में हो, इट मे बी इन ग्राउंड स्टेट, और
उसको एनर्जी मिल करके वो कहीं और हो। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि भाई कंटिन्यूअस जब इसमें स्पार्क पैदा हो रहा है तो एक्साइट भी तो हो रहे होंगे एटम्स। भाई बोहर्स का थर्ड लॉ कि अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से एटम को क्या मिल जाए, एनर्जी, तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एज इट इज लेकर के किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, वहाँ 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है, फिर वापस चला आता है और एनर्जी को इमिट कर देता है। तो जब कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा है इसमें, तो एक्साइटेड भी तो हो सकते हैं एटम। तो माना कि किसी N1 एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है और वो स्पार्क से एनर्जी पा करके एक्साइट होकर के किसी N2 एनर्जी लेवल में चला जा रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ कितनी देर तक रुकेगा, इट विल स्टे हेयर 10⁻⁻8 सेकेंड देन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल एनर्जी लेवल, ठीक है। जब ये रेड कलर वाली लाइन दिखाता हूँ तो इस वक्त ये एनर्जी इमिट कर रहा होगा, जब व्हाइट कलर वाली दिखाता हूँ तो इस वक्त ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। प्यारे बच्चों जरा देखो, अगर हम बात करें डेल ई की, तो डेल ई क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि दुनिया की सारी एनर्जी hc/λ या h न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होती है, तो जो ये एनर्जी डिफरेंस होगा वो भी तो hc/λ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो मैं n ना लिख करके 1 मान देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से 13 डेल ई hc/λ, यहाँ से E2 कितना लिख देता हूँ, -13.6 और इंटू Z² अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस E1 को कितना मान देता हूँ, -13.6 और Z² यानी उसका एटॉमिक नंबर का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। इसको जब आप जनरलाइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, hc/λ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम 13.6 को अगर कॉमन कर दें तो ये 1 अपॉन N1 का स्क्वायर और ये माइनस ही रहेगा, 1 अपॉन N2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से 1/λ इक्वल्स टू 13.6 अपॉन hc, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। प्यारे बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पूरे को, तो इसको अपन बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। और ये किसके बराबर आ जाएगा, गौर पूर्वक देखिएगा प्यारे बच्चों, ये बराबर आ जाएगा 1/λ r इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर और 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। यानी रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अपॉन hc के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ आपको और डेटा देता हूँ। 1/r की वैल्यू याद रखना, ये 912 एंगस्ट्रॉम होता है, कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा। और r की भी वैल्यू याद रखना, 1.07 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स के बराबर होता है। दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। प्यारे बच्चों अब हमें एक जनरलाइज फार्मूला मिल गया। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के उस वेवलेंथ को जान सकते हैं जो लाइट उसने डी एक्साइटेशन के दौरान इमिट किया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है इससे मेरे को मतलब नहीं है, कहीं से भी अगर किसी हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और वापस अपने ओरिजिनल एनर्जी स्टेट में वापस लौट के आएगा प्यारे बच्चों, तो ऐसी स्थिति में जब वापस लौट के आएगा तो ऐसी स्थिति में हम क्या जान सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम जान सकते हैं क्या कि उसने जो एनर्जी इमिट किया उस एनर्जी का हम वेवलेंथ जान सकते हैं। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से जान सकते हैं। थोड़ा सा मौका दीजिएगा। प्यारे बच्चों अब जरा देखो, सबसे पहले बहुत अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया। अभी हमने क्या जाना, अभी हमने जाना शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर हाई लो प्रेशर पे गैस रखी हुई है और उसमें एनोड और कैथोड से हम इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले स्पार्क से एनर्जी पैदा होगी और H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में टूट जाएगा, फिर वो हाइड्रोजन एटम एक्साइट होगा और फिर डीएक्साइट भी होगा। तो जब एक्साइट और डीएक्साइट होगा तो उस वक्त अगर इमिटेड एनर्जी विजिबल रीजन की हुई तो उसका कलर हमें दिखेगा, बट अगर वो विजिबल रीजन की नहीं हुई तो हमारी आंखों की ये क्षमता नहीं है कि उसे देख सकें। तो हम कुछ भी हो, विजिबल की हो कहीं भी हो, हम उसका वेवलेंथ ये देखो डेराइव कर दिए हैं, उसके वेवलेंथ का फार्मूला ये मिल गया। अब बच्चों देखो, अलग अलग वैज्ञानिक आए और अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले जो देखा वो तो बामर में देखा, लेकिन मैं बामर को सबसे पहले ना लिख करके मैं एक सिस्टम से चलता हूँ।
सबसे पहले एक्सपेरिमेंट बामर ने ही किया था, यानी कि विजिबल लाइट जो उसकी देखी गई थी उसको सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बामर ने देखा था। बच्चों बामर, अब मैं ऑर्डर में चलूँगा, देखिए हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हम लोग। एक साइंटिस्ट आया, लायमन नाम था, लायमन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन आए कहीं से, अगर वो n1 = 1 में गिरता है, ध्यान से सुनिएगा, उसने बोला आए कहीं से अगर वो n1 = 1 में गिरता है, यानी कि ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा 1/λ = r, यहाँ पे z भी होना चाहिए ना, सॉरी, हाँ हाइड्रोजन के लिए z कितना हो गया, 1 हो गया। जनरलाइज स्टेटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे z हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का z 1 होता है, सबका z तो 1 होता नहीं है। तो अगर मान लो हाइड्रोजन लाइक एटम हुआ कोई, जैसे कि Li+2 हो गया, Be+3 हो गया, तो उसका z 1 नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। डेरिवेशन में यहाँ हमने 1 लिया है ना, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का z 1 होता है। अगर हम जनरल स्टेटमेंट लें तो यहाँ पर z लेके चलना पड़ेगा ना, तो कॉमन में z भी आ जाएगा ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो फार्मूला ये हुआ, ठीक है, r z का स्क्वायर आएगा, r क्योंकि एनर्जी के फार्मूला क्या होता है, एनर्जी होता है -13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी कि जब हम यहाँ फुट करेंगे फार्मूला तो -13.6 × z² आएगा, तो कॉमन में z भी बाहर आ जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जनरल फार्मूला ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब जरा देखो, rz² 1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब n2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन आए कहीं से, अगर वो हाइड्रोजन लाइक एटम में ग्राउंड स्टेट में गिर रहा है तो जो भी वेवलेंथ मिलेंगे उसको किसने खोजा, उसको खोजा लाइमन नाम के वैज्ञानिक ने। इसलिए इन सभी वेवलेंथ की सीरीज को बोल दिया गया लाइमन सीरीज बोल दिया गया। अब बच्चों जरा देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो लाइमन सीरीज की लाइनें हैं वो अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करती हैं। प्यारे बच्चों अब हम एक एक करके आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे और आपको चीज़ें सिखाना चाहेंगे। अभी के लिए इतना सुनिए, क्या लाइमन सीरीज कब बोलते हैं हम उसको, जब इलेक्ट्रॉन आए कहीं से और गिरे किस में, 1 में गिरे, ठीक है। ये किस रीजन से बिलोंग करता है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन से बिलोंग करता है। यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन से जो बिलोंग करेगा उसको हमारी जो आंखें हैं सुंदर वाली वो उसको देख नहीं सकती, देख नहीं सकती, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं सेम चीज का। सपोज करिए कि हमारे पास 1/λ rz² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये जनरल फार्मूला आया है। जब n1 की वैल्यू कितनी हो जाए बच्चों, 2, तो देखना इसको, इस पूरे खोज को किसने किया, बामर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया, बामर नाम के साइंटिस्ट से। तो इलेक्ट्रॉन आए कहीं से, गिरे किस में, n1 = 2 में, यानी कि n2 कुछ भी हो सकता है, n2 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इस पूरे वेवलेंथ को क्या बोल दिया गया, एक सीरीज के नाम से दे दिया गया, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, बामर सीरीज। मतलब हाइड्रोजन में ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, बट कंपल्शन है कि किस में आए, n = 2 में आए, तो उसे क्या बोल देते हैं बच्चों, उसे बामर सीरीज बोल देते हैं। यानी बामर सीरीज में वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा rz² 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और आप पीछे देखिए लेकिन n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 से बड़ी होनी चाहिए बस, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। और तीसरी बात बच्चों ये है ना, ये विजिबल रीजन से बिलोंग करती है। यानी कि अगर ये विजिबल रीजन से बिलोंग करती है बच्चों, तो विजिबल रीजन की लाइटें तो इंसान को उसकी आंखों से क्या दिखती हैं, देख सकता है, इंसान देख सकता है इन्हें। प्यारे बच्चों अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये तो बता दिया जाएगा कि विजिबल रीजन से बिलोंग करता है, बट मैं आपको एक बहुत गजब की बात बताता हूँ। बामर सीरीज की सारी लाइनें विजिबल रीजन से बिलोंग नहीं करती हैं। बामर सीरीज की सिर्फ फर्स्ट 4 लाइंस ही विजिबल रीजन से बिलोंग करती हैं। यानी कि फर्स्ट 4 लाइन
ही विजिबल रीजन से बिलोंग करेंगी। इसका मतलब क्या है, देखो पहली लाइन कब मिलेगा, जब 3 से 2 में गिरे, दूसरी कब मिलेगा जब 4 से 2 में गिरे, तीसरी कब मिलेगा जब 5 से 2 में गिरे, और चौथी कब मिलेगा जब 6 से 2 में गिरे। यानी कि ये N2 की वैल्यू यही हो तभी वो विजिबल रीजन की होती हैं। तो इसे बहुत स्टार मार के अपने को नोट करना पड़ेगा, क्या कि ओनली फर्स्ट फोर लाइन ऑफ बामर सीरीज, प्यारे बच्चों, ओनली फर्स्ट 4 लाइन ऑफ बामर सीरीज बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। उसके बाद जब आप वेवलेंथ चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जैसे N2 की वैल्यू 7 डालेंगे तो जो वेवलेंथ आएगा विजिबल रीजन का वेवलेंथ नहीं होता, वो बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, मैं चाहूँगा कि आप इसे जरूर स्टार मार के अपने नॉलेज में ऐड करें और खूब अच्छे से देखिए, धैर्यपूर्वक आप मुझे सुनिए। अभी पूरा लेक्चर कंप्लीट होने दीजिए, बिल्कुल मक्खन कर देंगे कंटेंट को। प्यारे बच्चों, हमने देखा बामर सीरीज को, हमने देखा लाइमन को। उसके बाद बच्चों तीसरा जो वैज्ञानिक आया वो आया पाश्चन आया। पाश्चन में जितनी वेवलेंथ जानी गई उनको सबको बोला गया पाश्चन सीरीज की लाइंस। जरा देखिए, जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1/λ, इतनी बार लिखो कि याद हो जाए, RZ² 1/N1² - 1/N2 का स्क्वायर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पाश्चन सीरीज तो बच्चों N1 की वैल्यू कितनी होती है, N1 की वैल्यू 3 होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन आए कहीं से, अगर वो थर्ड एनर्जी लेवल में गिरता है तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों, ठीक तो है, ठीक है, डर लगा रहता कहीं कुछ बंद ना हो जाए अकेले रहने पर। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। अगर आए कहीं से और वो गिरे किस में, थर्ड एनर्जी लेवल में गिरे प्यारे बच्चों, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो पाश्चन सीरीज की सारी लाइनें हैं। क्यों? क्योंकि इसको किसने खोजा, पाश्चन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ RZ² 1/3 का स्क्वायर - 1/N2 का स्क्वायर। यहाँ N2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 कुछ भी हो सकती है। अब हम दूसरा पॉइंट बता दें आपको, तो प्यारे बच्चों ये इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है, इंफ्रारेड रीजन से। और इंफ्रारेड रीजन हम नहीं देख सकते प्यारे बच्चों। अच्छा, पाश्चन पे ही बात खत्म नहीं हुई, उसके बाद आया ब्रैकेट नाम के साइंटिस्ट ने, देखिए क्या खोजा, आप समझ ही गए होंगे, ब्रैकेट सीरीज आई। ब्रैकेट नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि भाई सिर्फ यही वेवलेंथ नहीं मिलते हाइड्रोजन में ये भी मिलता है। देखिए, उसने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन आए कहीं से, RZ², फॉर्मूला जनरल क्या है, N1² - 1/N2²। फॉर ब्रैकेट सीरीज द वैल्यू ऑफ N1 इज फिक्स्ड एंड इट इज इक्वल्स टू 4। तो N2 क्या होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 4। अगर डी एक्साइटेशन हो रहा है तो इससे ऊपर से ही आएगा ना, इट शुड बी ग्रेटर देन 4, इट मे बी 5, 6, 7, 8 एंड व्हाटएवर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। इसका क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 1/λ RZ²। बार बार क्यों लिख रहा हूँ, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, ये 10th वाले जो बच्चे होते हैं ना वो घबराते बहुत हैं। वो बड़े बड़े फार्मूले फिजिक्स केमिस्ट्री के देख लेते हैं तो उनको बिल्कुल 10th पास करके आए रहते हैं ना, एकदम से बेचारों की सांसें उड़ जाती हैं। तो घबराओ मत, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। धीरे धीरे आपका दिमाग भी जो है डेवलप होगा। आप बस लगे रहिए, आप तो लगे रहिए, बस कुछ भी मत सोचिए, आप सिर्फ कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिए, यही बहुत है प्यारे बच्चों। तो 1/λ RZ² और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर - 1/N2 का स्क्वायर। अगले पॉइंट में मैं आ जाऊं प्यारे बच्चों तो पता लगेगा कि दे बिलोंग्स टू विच रीजन, ये दे बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन। और हम इनको भी देख नहीं सकते, इन्हें भी हम देख नहीं सकते। ऐसे ही बच्चों हम लोग अब आगे देखेंगे। पाश्चन और ब्रैकेट के बाद हमारे पास आ जाता है फुंड सीरीज। फुंड सीरीज में अगर हम लोग बात करें बच्चों तो क्या रहता है, जरा देखिए, इतना हिस्सा मैं ले लेता हूं। फुंड सीरीज क्या है हमारे पास, अगर P साइलेंट रहता है, इसको P फुंड लिखा रहता है, अपन इसको फुंड सीरीज पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों फुंड सीरीज में क्या होता है, जरा देखिए, फुंड सीरीज
जब भी कभी हम जानते हैं कि वेवलेंथ इसी फार्मूले से मिलेगा ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन ऑफ एनी हाइड्रोजन लाइक एटम। किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम में जब डी एक्साइटेशन होगा तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो वेवलेंथ का यही फॉर्मूला मिलेगा। अब प्यारे बच्चों जरा बात को समझने की कोशिश करना, अगर n1 की वैल्यू कितनी हो जाए, n1 की वैल्यू अगर 5 हो जाए तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा 1/λ RZ², 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। मीन्स इलेक्ट्रॉन आए कहीं से, लेकिन अगर वो गिरता है किसमें, पांचवें शेल में, तो बच्चों सभी लाइनें किस सीरीज की कहलाएंगी, यानी जितनी भी वेवलेंथ मिलेंगी हर वेवलेंथ से एसोसिएटेड एक मतलब लाइन हो सकती है, कह सकते हो। लाइन बोले तो एक लाइट जिसका अपन जब फोटोग्राफिक प्लेट में इमेज लेंगे तो एक लाइन मिलेगी उस लाइट की। तो ऐसे मैं कह सकता हूं कि फुल सीरीज की जितनी भी वेवलेंथ मिलेंगी, यानी जितनी अलग अलग लाइनें मिलेंगी, ये कब मिलेंगी, जब इलेक्ट्रॉन आए कहीं से लेकिन गिरे किसमें, पांचवें शेल में गिरे बच्चों। तो यानी कि n2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 होगी। ये एक बात हो गया, ठीक है। अब बच्चों जो फुल सीरीज है ये भी इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करता है और ये भी इंसानी आंखों को प्यारे बच्चों दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह से बच्चों अगला जो है सिक्स्थ वाला वो है हम्फ्री सीरीज। ये जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आप हम्फ्री सीरीज को नहीं पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आप हम्फ्री सीरीज को पढ़ते हैं। हम्फ्री सीरीज में क्या है, यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6, तो फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 1/λ RZ² 1/6 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और n2 क्या होगा, ग्रेटर देन 6। यानी ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन आए कहीं से, बस वो किस में गिरे, अगर वो इलेक्ट्रॉन छठे सेल में गिरता है तो जितनी भी वेवलेंथ मिलेंगी वो सबके सब किस रीजन से बिलोंग करती हैं, हम्फ्री सीरीज के रीजन से। और ये वैज्ञानिक के नाम पे, यानी फ्रॉम एनीवेयर टू 6 में ट्रांजिशन किसने पता लगाया, वो हम्फ्री नाम के वैज्ञानिक ने पता लगाया प्यारे बच्चों। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, हम्फ्री सीरीज बोल सकते हैं। ये भी इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करता है और ये भी इंसानों को दिखाई नहीं देता है। प्यारे बच्चों अब जरा देखिए हमारे पास कौन कौन था। हमारे पास शुरू में था क्या, लाइमन, उसके बाद क्या था, बामर, फिर क्या था, पास्चन, फिर क्या था, ब्रैकेट, और फिर क्या था, फुंड। पी फुंड लिखा रहता है, प्रोनाउंशिएट फुंड किया जाता है। और उसके पास क्या, उसके बाद हमारा क्या था, हम्फ्री सीरीज था, H। अब जरा देखें प्यारे सरकारों, इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी थी, 1, इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी थी, 2, इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी थी, 3, और इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी थी, 4, और इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी थी, 5, और इसके लिए प्यारे बच्चों n1 की वैल्यू कितनी थी, 6। अब यही ऑर्डर है, आपको याद रखना है। L स्टैंड्स फॉर लाइमन, B स्टैंड्स फॉर बामर, P स्टैंड्स फॉर पास्चन, एंड अगेन B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, अगेन P साइलेंट, दिस स्टैंड्स फॉर फुंड सीरीज, एंड H स्टैंड्स फॉर हम्फ्री सीरीज। बच्चों आइए देखते हैं, हम इसको एक जिंगल से याद कर सकते हैं। देखिए वो जिंगल क्या है, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं भाई, लब पे भरे हैं फसाने हमारे। अच्छा, लब पे भरे हैं फसाने हमारे, यानी ल से लाइमन, ब से बामर, पी से लब पे, पी से क्या, पास्चन, और भरे से अगेन भी आया, भ बी एच, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, भरे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट, फसाने, फुंड सीरीज, और हमारे से हम्फ्री सीरीज। आप ये याद रखिए, ये ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर में याद रखिए। इसके लिए n11, इसके लिए n12, इसके लिए n13, इसके लिए ये, और ध्यान रखिएगा ये किस रीजन से बिलोंग करता है, अल्ट्रावायलेट। बाकी के सब किससे बिलोंग करते हैं, बामर बिलोंग करता है फर्स्ट 4 लाइन विजिबल रीजन, और बाकी सब किससे बिलोंग करते हैं, बाकी सब बिलोंग करते हैं बच्चों इंफ्रारेड रीजन, यानी कि सिर्फ बामर सीरीज की लाइनें ही हमें दिखाई देती हैं। अब बच्चों शुरू होगा क्वेश्चनों का सिलसिला। देखिए पहले पॉइंट में आपको क्या लिखा है, nth लाइन नंबर। ध्यान से बात को समझिएगा, ये सारी बातें क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
nth लाइन नंबर का क्या मतलब होता है? जैसे कोई कहे थर्ड लाइन, क्या कोई कहे थर्ड लाइन, कौन सी सीरीज का? बामर सीरीज का, ठीक है। तो थर्ड लाइन जरा देखिए कब मिलेगा? बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन आए कहीं से भी गिरने किसमें रहते हैं? n = 2 में गिरना उसका कंपल्शन है। अब बच्चों अगर थर्ड लाइन की बात कर रहा है तो देखना थर्ड लाइन कब मिलेगा, ध्यान से देखना। अगर वो 3 से 2 में गिरे, n = 3 से 2 में गिरे तो पहली लाइन मिल जाए, n = 4 से 2 में गिरे तो दूसरी लाइन मिल जाए, अगर n = 5 से 2 में गिरे तो तीसरी लाइन मिल जाएगी। तो हमेशा देखो ऐसे किया करो, ये ऐसे n फाइनल माइनस n इनिशियल, ठीक है। तो देखिए अगर कह रहा है कौन सी लाइन, इस बामर के लिए हमेशा ni कितना रहेगा? 2, हमसे कह रहा थर्ड लाइन, तो बताओ किसमें से 2 को घटा दे कि 3 आ जाए? 5 में से 2 को घटा दे तो 3 आ जाए, यानी कि तुरंत n2 की वैल्यू फिक्स हो गई। कितनी हो गई? 5 हो गई। ऐसे बच्चों अगर आपसे पूछता है कि आप पता लगाइए सेकेंड लाइन किसका? ब्रैकेट सीरीज का पता लगाइए। किसका पता लगाइए? ब्रैकेट सीरीज का। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट। n1 की वैल्यू कितनी है? 4 है, यानी n1 तो हमेशा फिक्स रहेगा। प्रॉब्लम क्या होगा? हमें n2 पता लगाना रहेगा। और ये बहुत भयंकर क्वेश्चन बनते हैं, सीधे जैसे पूछ लिया कि इसी को मैं पूछ लूँ सेकेंड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज का वेवलेंथ बताओ, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ RZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हाइड्रोजन मान लो एटम की बात करा है तो 1/λ RZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, n1 कितना जानते हो? 4²। अब तुम्हें n2 की वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। n2 की वैल्यू बच्चों सेंटा नहीं आता हमें बताने कि आके हमें सेंटा आके बता रहा है, n2 की वैल्यू हम दिमाग से जानते हैं। तो जरा देखिए सेकेंड लाइन की बात कर रहा है ना, तो सेकेंड लाइन जरा देखो किसमें से 4 को घटाएं, यानी ऐसे कर लिया करो जब वो से पूछे nth लाइन, nf माइनस n इनिशियल की वैल्यू कितनी है? 4। अब जरा बताओ किसमें से 4 घटा दें कि वैल्यू कितनी आ जाए? सेकंड यानी कि 2 आ जाए, तो 6 में से घटा दे। खट से n2 की वैल्यू कितनी फिक्स हो गई? 6। यानी इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? 6th सेल में से आ रहा है। और बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों। अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि थर्ड लाइन ऑफ फुंड सीरीज कहता है, आपसे क्या कहता है? थर्ड लाइन ऑफ फुंड सीरीज। तो लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड, n1 वैल्यू फुंड के लिए कितनी होती है? 5। यानी इलेक्ट्रॉन आए कहीं से भी बच्चों गिरना कहाँ पड़ेगा? उसको 5 में गिरना पड़ेगा, ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझती है तो मुझे थर्ड लाइन चाहिए, तो बताओ किसमें से घटाएं 5 को कि 3 आ जाए? तो x - 5 = 3, तो x = कितना हो जाएगा? 8। यानी कि 8वें सेल में से जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा, कहाँ पे? 8वें से 5वें में गिरेगा, तब जाके थर्ड लाइन मिलेगी। किसकी? फुंड सीरीज की प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कौन सा? nth लाइन नंबर का। कौन सा कॉन्सेप्ट? nth लाइन नंबर का। तो चलो एक बार हम लोग देखते हैं बातों को। जैसे आपसे कह दे कि 5th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो बताओ किसमें से 5 को घटा दे कि किसमें से 1 को घटा दे कि 5 आ जाए? तो 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू हमेशा फिक्स है और वो कितनी है? 1। कोई कह दे हमसे कि 8th लाइन ऑफ बामर सीरीज, बच्चों कोई हमसे क्या बोल दे? 8th लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो बताओ बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन आए कहीं से भी गिरना कहां पड़ेगा? n1 = 2 में गिरना पड़ेगा। तो बताओ किसमें से 2 घटाएं कि 8 आ जाए? तो अगर इलेक्ट्रॉन 10th से 2 में गिरे तब जाकर के वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। यानी इस तरह से हमें किसकी वैल्यू फिक्स करनी रहती है? n2 की वैल्यू फिक्स करनी रहती है, जो हम दिमाग से कर सकते हैं। आगे जरा देखिए, वो था लाइन नंबर और यहां है नंबर ऑफ लाइन। तो नंबर ऑफ लाइन भी ऐसे ही आती है, सेम फॉर्मूला, बस दोनों को फील करने का तरीका अलग है। जैसे बच्चों अगर मान लो n = 8 से n = 2 में इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ध्यान पूर्वक सुनना, n = 8 से n = 2 में गिर रहा है, तो देखो बहुत सारे ट्रांजिशन होंगे। बट अगर पूछता है कि बामर सीरीज में कितनी लाइन मिलेंगी, बामर सीरीज में अगर हमसे पूछे नंबर ऑफ लाइन, तो क्या हो जाएगा? 8 - 2, 6 लाइन होंगी जो किसमें मिलेंगी? बामर सीरीज में। लाइन तो बहुत सारी मिलेंगी, बट वो किससे वास्ता रखना चाह रहा है? बामर सीरीज से वास्ता रखना चाह रहा है। अगर कोई कहे कि n = 8 से इलेक्ट्रॉन गिरता है n = 1 में, तो जरा बताओ कि लाइमन सीरीज में कितनी लाइन मिलेंगी?
तो 8 - 1 कर देंगे तो 7 लाइन किस में मिलेंगी बच्चों, लाइमन सीरीज में मिलेंगी। अगर कोई कहे n = 8 से जाके इलेक्ट्रॉन कूदता है n = 6 में, तो हम्फ्री सीरीज में कितनी लाइनें मिलेंगी, तो 8 - 6 हम्फ्री सीरीज में टोटल 2 लाइनें मिलेंगी प्यारे बच्चों। इतनी बात अगर तुमको समझ में आती है तो अब आगे हम धीरे से चलेंगे, कहाँ, लिमिटिंग लाइन में चलेंगे। कहाँ चलेंगे प्यारे बच्चों, लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन क्या होती है, लास्ट लाइन को क्या बोलते हैं, लास्ट लाइन। किसी भी डी एक्साइटेशन की जो अंतिम लाइन होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग लाइन बोलते हैं। और लिमिटिंग लाइन के लिए N2 की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, इनफाइनाइट। जैसे आपसे कोई पूछे कि लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो जरा देखो 1/λ/r² ये 1/n1 का स्क्वायर। लास्ट लाइन के लिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ से आना पड़ेगा, लास्ट लाइन मतलब इसके बाद अब और कोई संभावना नहीं बचती है, इनफाइनाइट से आना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे कि लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो एवरीथिंग इज सेम r² 1/2² कहाँ से आना पड़ेगा, इनफाइनाइट से आना पड़ेगा। यानी कि जब भी आपसे लिमिटिंग लाइन या लास्ट लाइन जैसे शब्द इस्तेमाल करे प्यारे बच्चों, तो आप जान लीजिए कि वो किसी भी सीरीज की क्यों ना बात कर रहा हो, उसके लिए N2 की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, वो हमेशा किसके बराबर होगी, वो हमेशा इनफाइनाइट के बराबर होगी। आगे चलेंगे और बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वेवलेंथ को। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, आपने मुझसे हाइड्रोजन का जो एनर्जी लेवल डायग्राम देखा था, अगर आपको याद हो, तो ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, और लास्ट में हमने क्या बना दिया था, N इनफाइनाइट। ध्यान पूर्वक बच्चों बातों को समझना। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा था तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहा था, याद होगा। कैसे निकाला था, E2 - E1 करके। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदेगा तो देखो ये एनर्जी 10.2 से ज़्यादा होगी, बट ऑब्वियस है। जैसे आप अगर E3 - E1 निकालेंगे तो -13.6 इंटू Z² यानी 1² और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और E1 कितना हो जाता है -13.6, और Z भी 1 है और N भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया बच्चों -13.6/9 और ये +13.6। अब ये कितना आ गया, 9 × 9 4 13 .46, 9 × 4 36, 9 × 5 45, -1.5 और आगे जाने दो, चलो इतना ही रहने दो, 13.6। जब इसमें से तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो 5 में से 6 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, और 13 में से 1 गया तो कितना आ गया, 12 आ गया। 12.2 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब जरा गौर पूर्वक देखो, 12.2 जो है बच्चों, सॉरी 12.1 जो है, 12.1 जो है बच्चों, वो 10.2 से बड़ा है कि छोटा है, बट ऑब्वियस है कि बड़ा है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में गिर रहा है तो जितनी एनर्जी इमिट करता है, 3 से 1 में गिरने पर उससे ज़्यादा इमिट करता है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में गिरेगा तो और ज़्यादा एनर्जी आएगी। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 1 में गिरेगा तो और ज़्यादा एनर्जी आएगी। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि E2 - E1 से बड़ा होता है E3 - E1, और E3 - E1 से बड़ा होता है E4 - E1, एंड सो ऑन। इसी तरह से बात आगे बढ़ जाएगी। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जरा देखो, जब बिल्कुल पास से गिरेगा इलेक्ट्रॉन तो कम एनर्जी इमिट होगी। जैसे जैसे N1 से दूर से गिरेगा इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे इमिटेड एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है प्यारे बच्चों, तो जरा ध्यानपूर्वक कुछ और बातें सीखें। क्या सीखें, सबसे पहले ये सीखें कि E क्या होता है बच्चों, hν, और E क्या होता है, hc/λ। यानी कि अगर कहीं एनर्जी मैक्सिमम है तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, बट अगर कहीं एनर्जी मिनिमम है तो वहाँ पर जो है वेवलेंथ को क्या होना पड़ेगा, वेवलेंथ को मैक्सिमम होना पड़ेगा। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में तो डायरेक्ट रिलेशन है, बट एनर्जी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है। मैं इसका उल्टा भी अजम्पशन ले सकता हूं, जैसे कि जब एनर्जी मिनिमम हुआ
तो न्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और जब एनर्जी हमें मैक्सिमम ले लूँ तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। क्या कि फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, बट वेवलेंथ का एनर्जी के साथ बच्चों इनवर्स रिलेशन है। अब जरा देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे कहे कि लैम्डा मैक्स ऑफ लाइमन सीरीज, क्या कहे हमसे, लैम्डा मैक्स ऑफ लाइमन सीरीज, तो लैम्डा मैक्स कह रहा है लाइमन सीरीज का, तो आप मुझे n1 और n2 की वैल्यू बताओ। देखो लैम्डा मैक्स होने के लिए ध्यान से सोचना, अभी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, अभी तो आपको क्वेश्चंस के ट्रिक्स सिखा रहा। लैम्डा मैक्सिमम होने के लिए एनर्जी मिनिमम होनी पड़ेगी, और एनर्जी मिनिमम होने के लिए बिल्कुल पास से गिरना पड़ेगा। इस बात को समझो, ये बात ऐसे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन को पास से गिरना पड़ेगा, पास से गिरना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन पास से गिरेगा बच्चों, तो जरा बताओ कि लाइमन के सबसे पास क्या है, n1 = 1 है, तो इसके सबसे पास क्या है, n2, यानी कि n = 2 सबसे पास है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब कि लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ अगर आपको चाहिए तो मिनिमम एनर्जी की जरूरत है, और मिनिमम एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल पास से गिरना पड़ेगा, यानी कि 2 से 1 में गिरना पड़ेगा। यानी कि हमें पता लग गया कि n2 की वैल्यू कितनी होगी टू गेट द मैक्सिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। ऐसे ही बच्चों अगर हमसे कहता है कि लैम्डा मिनिमम ऑफ बामर सीरीज, कहता है, क्या कहता है, लैम्डा मिनिमम ऑफ बामर सीरीज, तो बताओ जब जब लैम्डा मिनिमम होगा प्यारे बच्चों, तब तब एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब जब एनर्जी मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रॉन को कहां से गिरना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को दूर से गिरना पड़ेगा, दूर से आना पड़ेगा, दूर से आना पड़ेगा। और सबसे दूर बच्चों क्या है, इनफाइनाइट है। इसका मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को n = इनफाइनाइट से जंप करना पड़ेगा n = 2 में, तब हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बच्चों अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, और बहुत सारी बातें आपको सिखाता एक एक करके, और आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे बच्चों अगर हम बोलें 1/λ, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यू बार बोलते हैं, और इसे वेव नंबर भी बोला जाता है, इसे वेव नंबर भी बोला जाता है प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब एनर्जी मिनिमम होगी तब वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, जब एनर्जी मिनिमम होगी तब वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, और जब वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तब वेव नंबर मिनिमम होगा। या ऐसे देख लो, जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तब वेवलेंथ मिनिमम होगा, और जब वेवलेंथ मिनिमम होगा तब वेव नंबर क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो वेव नंबर है वो एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है। क्या कह सकते हैं हम लोग कि जो वेव नंबर है वो एनर्जी के साथ कैसा रिलेशन दिखाता है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है। यानी कि अगर एनर्जी बढ़ेगी तभी वेव नंबर ज़्यादा होगा, और अगर एनर्जी घटेगी तभी वेव नंबर क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब बच्चों शुरू होगा क्वेश्चन का खेल। सबसे पहले एक एक करके हम क्वेश्चन को सिग्निफाई करते हैं और आपको उनके बारे में बहुत सिस्टमेटिकली बताते चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो टाइप है वो सबसे पहला टाइप क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले टाइप में पहले मैं अपने दिमाग की सारी बातें बोल देता हूँ, फिर जो बुकिश और कंटेंट का लैंग्वेज है उसको देखेंगे। कुछ नहीं कर पाएगा वो, जब आप मेरी सारी बात सीख जाएंगे तो सब खेल खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखो, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 की, अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी बच्चों, टाइप 1 की, तो टाइप 1 हमसे क्या कहता है जरा देखिए। हमसे टाइप 1 कहेगा वेवलेंथ निकालने को, जैसे कहेगा कि कैलकुलेट, आप लोग इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा बच्चों। स्पेक्ट्रम बच्चों को जल्दी से आता नहीं है। सबसे पहले कहेगा हमसे कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, तो
तो चलो बनाते चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। प्यारे बच्चों लाइमन सीरीज के लिए, और ये सारी चीजें हम लोग मान लो कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, जरूरी नहीं कि वो हाइड्रोजन ही बोले, वो He+ भी बोल सकता है और वो Li+2 भी बोल सकता है। बच्चों अगर हम लोग देखते हैं 1/λ फॉर व्हाट, फॉर सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन, तो R हो जाएगा, Z की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर, और लाइमन सीरीज की बात कर रहा है तो लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर माइनस। अब यही दिमाग लगाना है, हमें सेकेंड लाइन चाहिए, तो सेकेंड लाइन जरा दिमाग को जरा जोर दे करके एक्टिवेट करो कि लाइमन में इलेक्ट्रॉन गिरता कहाँ है, N1 = 1 में, तो किसमें से 1 को घटाएं कि 2 आ जाए, तो बिल्कुल तुम्हारा दिल जवाब दे देगा कि 3 में से 1 को घटाओगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों कि N2 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर। फट से बात पकड़ में आ गई। अब बात बन जाएगा प्यारे शेरों, यहां से 1/λ कितना हो गया R, ये 1 - 9, इसको सॉल्व करोगे तो R ये 8/9 आ जाएगा, और ये 1/λ के बराबर हो गया प्यारे बच्चों। यहां से अगर तुम 8/9 R हो गया तो लैम्डा रेसिप्रोकल लोगे तो कितना हो जाएगा 9/8 × 1/R। 1/R की वैल्यू बच्चों कितनी थी, 1/R की वैल्यू थी 912 एंगस्ट्रॉम। तो इसको जब तुम सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जरा देखो, 8 × 8 1 9, और 8 × 8 9 10 11 3 11, और 32, तो 8 चौक 32 हो गया, ठीक है। और 9 चौक 36 का 4 हाथ, और 3 9 1 9 9 3 12, और 9 1 9 1 10, 1026 एंगस्ट्रॉम के बराबर वैल्यू आ गई बच्चों। तो सब कुछ इसमें आसान है, बस इसमें केवल 2 बातें आपको दिमाग से जाननी है। पहला, 1/R की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है, ये मालूम होना चाहिए। दूसरा, हमें कोई लाइन के लिए जब N2 की वैल्यू फिक्स करनी होगी तो वो N2 की वैल्यू हम दिमाग से कैसे फिक्स करेंगे, ये हमको आना चाहिए बच्चों। तो आगे इसमें हम और बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने ये काम किया, अब मान लीजिए किसी में हमसे कहता, अच्छा कोई नहीं, ये पीछे हमने आपको बता दिया है। जैसे मान लीजिए किसी में और क्वेश्चन बनाता हूं, जैसे मान लीजिए हमसे कहा कि सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, हमसे कहता कि लास्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज कहता बच्चों, लास्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज कहता, तो मैं बिल्कुल भी ना घबराता। मैं कैसे कर देता, देखो मैं ऐसे कर देता, 1/λ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R, Z की वैल्यू 1 हो गई, और लाइमन बामर पाश्चन N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यहाँ 3 का स्क्वायर किया माइनस। अब जब मैंने तुम्हें सिखाया था कि लिमिटिंग लाइन या लास्ट लाइन बोले तो ऐसे सिचुएशन में N2 की वैल्यू हमेशा कितनी होगी प्यारे बच्चों, N2 की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट के बराबर होगी। तो मैं यहां पर कितना डाल दूंगा वैल्यू, इनफाइनाइट का स्क्वायर, और यहां से 1/λ R, और ये कितना हो जाएगा 1/9, और माइनस ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो मैथमेटिक्स कहता है कि उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। यहाँ से लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल लोगे 9 × 1/R, यानी लैम्डा हो जाएगा 9 × 912 के बराबर। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि इसमें कोई बहुत दम नहीं है पहले टाइप में। पहला टाइप बहुत ही ईजीएस्ट वे में सॉल्व किया जा सकता है प्यारे बच्चों। ईजीएस्ट वे में केवल यहाँ पर हमें 2 बातें ध्यान देनी रहती हैं कि कैसे हम N2 की वैल्यू जाने, पहली बात, और दूसरी बात हम 1/R की वैल्यू रिमेंबर करके रखते हैं कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जो जो लैम्डा की वैल्यू रहती है वो एंगस्ट्रॉम में दी रहती है, और किसी और यूनिट में दी हुई है तो अगर हम एंगस्ट्रॉम में निकाल लिए तो नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेंटोमीटर या वॉट एवर मीटर सब में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। पहले टाइप के बाद बच्चों टाइप 2 है ना, वो टाइप 2 देखो, वो टाइप 2 भी बहुत आसान है, उसमें रेशियो से रिलेटेड बात पूछता है। जैसे ऐसे पूछेगा आपसे, वो कह देगा कि लैम्डा मैक्स ऑफ लाइमन सीरीज डिवाइडेड बाई लैम्डा मिनिमम ऑफ
लाइमन सीरीज लैम्डा। बच्चों देखिए, अब हम बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 भी बहुत आसान है, बस वो थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली फंसाने की कोशिश करता है। देखो कैसे, जैसे देखिए हमें ऐसे पूछ लेगा कि लैम्डा मैक्स ऑफ लाइमन सीरीज इज टू लैम्डा मिनिमम ऑफ बामर सीरीज बताओ। ठीक है, किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। आओ चलो देख लेते हैं भाई। देखो इसमें अगर मैं आपसे देखूं तो एटम सेम है और सीरीज अलग अलग है। अभी मैं इसमें और भी चेंजेस करूंगा। तो सबसे पहले जब तुम निकालोगे लैम्डा मैक्स, तो जरा देखना कि लैम्डा मैक्स के लिए एनर्जी कितनी होनी चाहिए। लैम्डा मैक्सिमम हो, इसके लिए एनर्जी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम। और एनर्जी मिनिमम तब होगी जब इलेक्ट्रॉन पास से गिरेगा। तो बच्चों जो लैम्डा मैक्स होगा लाइमन सीरीज का, ध्यान पूर्वक देखना बातों को अच्छे से, जो लैम्डा मैक्स होगा वो किसके बराबर होगा? आर जेड स्क्वायर अपॉन 1/1 स्क्वायर माइनस, जब इलेक्ट्रॉन पास से गिरेगा तभी तो एनर्जी मिनिमम होगी और तभी जाकर के वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? आर हाइड्रोजन है तो 1 माइनस 1/4। इसको और अच्छे से सॉल्व करोगे तो 1 बाई लैम्डा मैक्स किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 3/4 आर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 3/4 आर के बराबर। अब जरा देखो आगे चलते हैं, दूसरे क्यों हम पता लगाते हैं। दूसरी स्थिति जो है, दूसरी स्थिति में कहता है प्यारे बच्चों कि लैम्डा मिनिमम, तो लैम्डा मिनिमम तभी होगा जब एनर्जी कितनी हो? मैक्सिमम हो। बामर सीरीज की बात कर रहा है तो ठीक है, आर जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, और लैम्डा मिनिमम यानी एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? सबसे दूर से आ रहा है, और सबसे दूर क्या है? इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई लैम्डा मिनिमम ऑफ बामर सीरीज। ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? आर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, यानी कि ये r/4 के बराबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखो सब कुछ करके बच्चा गलत कर देता है। देखो ये 1 बाई लैम्डा है और ये भी 1 बाई लैम्डा है। अब हमें जो ऊपर चाहिए, ध्यान से सुनना, जो हमें ऊपर चाहिए उस इक्वेशन से हमेशा डिवाइड करो, और जो नीचे चाहिए उसको डिवाइड करो। तो हमें कौन ऊपर चाहिए? हमें लैम्डा मैक्स ऊपर चाहिए। तो जरा देखो इक्वेशन नंबर 2, जब आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिए। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों? जरा देख लो, ये है इक्वेशन नंबर 2 है 1 बाई लैम्डा मिनिमम। ये किसके बराबर है? r/4 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 कितना है बच्चों? 1 बाई लैम्डा मैक्स। तो जब 1 बाई लैम्डा मैक्स से डिवाइड करोगे तो लैम्डा मैक्स ऊपर चला जाएगा ना। भाई 1/2 को 1/3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 3/1 हो जाएगा ना। और इसके RHS में क्या है बच्चों? 3/4R है। तो जरा देखो 4 ऊपर चला जाएगा और 3R नीचे चला जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, R से R कैंसिल, यानी कि बच्चों जो लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम की वैल्यू है वो कितना है? वो बच्चों 1:3 है। दूसरा प्रॉब्लम में इस तरह से हमसे बातें करता है कि हमें क्या कह देगा? हमें कह देगा कि बच्चों आप क्या पता लगा के आओ? आप जो है रेशियो पता लगा के आओ। अब इसमें एक जो गलती होती है बच्चे से, वो देखो कैसी होती है। पिछले क्वेश्चन में हमने एटम में कोई चेंज नहीं किया था। अब जरा देखो बहुत बारीकी से मैं क्या करूंगा, एटम में चेंज कर दूंगा बच्चों। जैसे मैंने बोला कि लैम्डा मिनिमम ऑफ He प्लस कौन से सीरीज में? ब्रैकेट इज टू लैम्डा मैक्सिमम ऑफ व्हाट? H, और किसका? लाइमन का। ठीक है, अब जरा देखो इन दोनों में देखो एटम चेंज हो गए। एटम एक में हमसे कह रहा है कि मिनिमम वेवलेंथ पता लगाओ, बट उसमें एटम क्या दे रहा है बच्चों? He प्लस दे रहा है, और ये ब्रैकेट सीरीज है। ये शॉर्ट में मैं लिखूंगा, उतना समझ लेना।
और एक में लैम्डा मैक्स कह रहा है और किसके लिए कह रहा है, हाइड्रोजन के लिए कह रहा है। उसमें कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज है। तो चलो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले 1 बाई लैम्डा मिनिमम आर जेड, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए जेड कितना होता है 2 और हाइड्रोजन के लिए 1, तो हीलियम के लिए कितना ले लेंगे 2 का स्क्वायर 1 अपॉन, अब ब्रैकेट सीरीज है लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, N1 की वैल्यू कितनी होती है 4 का स्क्वायर। मिनिमम वेवलेंथ चाहिए यानी मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए यानी इलेक्ट्रॉन को सबसे दूर से आना पड़ेगा। सबसे दूर कौन है, सबसे ज्यादा दूर कौन है, इनफाइनाइट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से आना पड़ेगा। जब इतना हो गया बच्चों तो जरा देखो ये क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा मिनिमम 4r, इनफाइनाइट से किसी को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ये कट गया और सीधे तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जो लैम्डा मिनिमम है वो कितना है, वो r बाई 4 के बराबर है। और कौन सी सीरीज का, ये ब्रैकेट सीरीज का है। वो तो अंडरस्टूड है क्योंकि उसी के लिए हम लोग लिखा रहे हैं, फिर भी लिख देता हूँ यहाँ ब्रैकेट सीरीज का है, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे जरा देखो, हमें चाहिए इसे इक्वेशन नंबर 1 मान दो। अब हमें चाहिए लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मैक्स चाहिए तो जरा देखो क्या करना रहेगा। लैम्डा मैक्स के लिए आर जेड की वैल्यू 1 है। देखो ये बहुत सावधानी से करना, नहीं तो दोनों में जेड अलग अलग है इस बार। अब जरा देखो, अब पिछले केस में क्या था कि दोनों के जेड सेम थे, इस बार क्या है दोनों के जेड अलग अलग हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हमें किसकी बात कर रहा है लाइमन, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। और लैम्डा मैक्स के लिए एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, एनर्जी मिनिमम के लिए बिल्कुल पास से गिरना पड़ेगा, 1 के सबसे पास 2 है, इसलिए यहाँ m2 की वैल्यू फिक्स हो गई 2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो 1 बाई लैम्डा मैक्स किसका, लाइमन का, LYM लिख देता हूँ समझ लेना, कितना हो जाएगा ये r और 1 माइनस 1 बाई 4 यानी कि 3r बाई 4। अब जरा देखो किसको ऊपर रखना है, मिनिमम को ऊपर रखना है, मैक्सिमम को नीचे रखना है। ठीक है, तो हमें 2 को जिसको ऊपर रखना है उसी से डिवाइड करेंगे। बच्चे सब कुछ करते हैं बच्चा, लेकिन जब रेशियो निकालना रहता है ना हड़बड़ी में रहते हैं और गलती कर देते हैं। तो आपको 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो वो लैम्डा मिनिमम ऊपर चला जाएगा, लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, ये किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा मिनिमम है बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिए, 2 को 1 से डिवाइड किए तो ये 3r बाई 4 और उधर वाली वैल्यू कितनी है 4 बाई r, r से r कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3:1 के बराबर आ जाएगा। प्यारे बच्चों ऐसे में हजारों केस बना सकता हूँ जिसमें कॉन्सेप्ट यही वर्क करेगा। अब हमारे पास वीडियो लेक्चर में लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस पे बोलना उचित नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। मेरे दिल के टुकड़ों, इसमें और भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ये पीछे मैंने समझाया था, एक बार और बता देता हूँ, अभी हेडिंग दिख गई है तो, कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वेव नंबर। पीछे तुमने देखा था E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है और वे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, न्यू के, न्यू बार। ठीक है, क्योंकि 1 बाई लैम्डा जो होता है वो न्यू बार के बराबर होता है। प्यारे बच्चों ये रिलेशन याद रखना। अब जैसे देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं दिखा देता हूं कैसे पूछेगा। आपसे ऐसे कहेगा न्यू बार मैक्स ऑफ Li प्लस 2 और कौन सा सीरीज, बामर सीरीज, इज टू न्यू बार मैक्स किसका, मान लो सेम एटम कह दे रहा है Li प्लस 2, कौन सा सीरीज, फुंड सीरीज। चलो भाई हमें ये निकालना है, जरा से में गलती हो जाएगी, बहुत जरा से में गलती हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या कहता है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू r, जेड का स्क्वायर कितना है, जेड का स्क्वायर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 का स्क्वायर 1 अपॉन बामर के लिए 2 की वैल्यू क्या है, फिक्स है। अब सारा खेल है सेटिंग में कि अगर हमको न्यू बार मैक्सिमम चाहिए तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि न्यू बार 1 बाई लैम्डा के बराबर होता है। ये मैक्सिमम चाहिए यानी ये मिनिमम चाहिए, और ये मिनिमम चाहिए यानी एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, यानी इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। देखो
अब एनर्जी मैक्सिमम तभी मिलेगा जब सबसे दूर से इलेक्ट्रॉन आए, सबसे दूर से यानी इनफाइनाइट से आए। ये लो भैया, अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि सीधे बोल सकते हैं कि ये मिनिमम मिल जाएगा। तो जब 1/λ मिनिमम मिलेगा तो जो न्यू बार है वो क्या मिल जाएगा बच्चों, मैक्सिमम मिल जाएगा। अब जरा देखना यहाँ क्या हो गया 9r और ये 0 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 2 जा 4, इसकी वैल्यू आ गई 9r/4। अब मुझे न्यू बार मैक्स Li+2 का ही फुंड सीरीज के लिए चाहिए। तो फुंड सीरीज के लिए चाहिए तो ध्यान से देखना, यानी कि लैम्डा को मिनिमम रखना पड़ेगा ना अगर न्यू बार मैक्सिमम कह रहा है। और जब लैम्डा मिनिमम होगा तो लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड यानी ये 5 का स्क्वायर माइनस एनर्जी मैक्सिमम इनफाइनाइट का स्क्वायर यानी 1/λ मिनिमम 9r इंटू 1/25, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, न्यू बार मैक्सिमम बोल सकते हैं। किसका, फुंड सीरीज का। ये सब हम किसके लिए कैलकुलेट करें, फुंड सीरीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 9r/25 हमारा टारगेट है न्यू बार मैक्स ऑफ बामर, ये बामर का है ना क्योंकि n1 की वैल्यू 2 है, बामर का रेशियो निकालना है न्यू बार मैक्स ऑफ व्हाट, फुंड सीरीज। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। इधर न्यू बार मैक्स आ गया किसका, बामर का, इस टू न्यू बार मैक्स हो जाएगा किसका, फुंड सीरीज का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, 9r/4 इंटू 25/9r से 9r कैंसिल हो गया, 25:4 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और बच्चों कई बार तो बहुत छोटा सा चेंज कर देता है और बच्चे फंस जाते हैं। जरा देखो, हम जानते हैं टाइप 3 की बात करें, टाइप 1 में हमने वेवलेंथ के रेशियो की बात की, टाइप 2 में हमने वेव नंबर के रेशियो की बात की, टाइप 3 में हम फ्रीक्वेंसी के रेशियो की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों जरा देखिए, हरिओम। अगर हम टाइप 3 को देखते हैं तो देखिए आप 1/λ ये rz² अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 के स्क्वायर के बराबर होता है। बहुत अच्छी बात है। अगर हम दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दें स्पीड ऑफ लाइट के, तो ये c/λ और ये c rz² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम किसी भी इक्वेशन में LHS और RHS में किसी भी फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी इजाज़त हमें मैथ देता है। वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर ठीक उसी वैल्यू से LHS और RHS में मल्टीप्लाई किया तो अगर ये बराबर है तो दोनों में c का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी दोनों आपस में बराबर होगा। प्यारे बच्चों c/λ को न्यू बोलते हैं और ये CRZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत तरीके से आपसे पूछ सकता है। जैसे आपसे मान लो पूछ ले कि न्यू मैक्स ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। ध्यान पूर्वक देख लीजिए क्या कह रहा है, न्यू मैक्स ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज की तीसरी लाइन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले न्यू मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, CRZ, और ये मान लीजिए पूछ रहा है फॉर Li+2। ठीक है, तो CRZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जरा देखो कि हमें अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कहां से आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा आपको भाई, बताना पड़ेगा आपको, बिल्कुल पास से आना पड़ेगा। न्यू मैक्स चाहिए तो एनर्जी भी क्या चाहिए, मैक्सिमम। और एनर्जी मैक्सिमम तब मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, सबसे मैं शायद पास बोल दिया, दूर से आएगा जब। अब जरा देखो, जैसे हमें ब्रैकेट के लिए पूछ रहा है तो न्यू मैक्स ऑफ थर्ड लाइन देखो कितना सिस्टमेटिकली अपन इसको शांत कर देंगे। CR
और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर वो Li+2 की बात कर रहा है, 3 का स्क्वायर और लाइमन बामर पार्टीशन ब्रैकेट यानी कि 4 का स्क्वायर। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी से तो जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, E=h/nu, यही तो बताता है हमको। यानी कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी इमिट करेगा तभी उससे जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। अब आप बताओ कि मैक्सिमम एनर्जी कब इमिट करेगा, जब सबसे कहां से आ रहा हो इलेक्ट्रॉन, दूर से। तो सबसे दूर से यानी कहां से आ रहा हो, इनफाइनाइट से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां से जरा देखो, ये c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ r की वैल्यू कितनी हो जाती है, लगभग 10⁻7 मीटर का इन्वर्स। और ये 3 3 जा कितना हो गया, 9, ये 0 हो जाएगा, ये 4 चौक 16, 1/16। अगर प्यारे बच्चों गौर पूर्वक देखें, ये इससे उड़ गया और ये कितना हो गया, 3 और इंटू 9/16 और ये 10 की पावर 8 7 15, 9 3 27 डिवाइड बाई 16, तो 16 21 16, 4 20 7 4 11, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स के बराबर उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही नहीं पूछ सकता बच्चों, वो चाहे तो आपसे फ्रीक्वेंसी का रेशियो भी पूछ सकता है, बट रेशियो ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे आपसे पूछे कि न्यू मैक्स ऑफ ब्रैकेट सीरीज इज टू न्यू मिनिमम ऑफ हम्फ्री सीरीज का रेशियो पूछ ले आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो निकालते हैं। देखो न्यू मैक्स जो होगा, न्यू बार नहीं, न्यू बार गलती से बन गया, सॉरी, न्यू मैक्स की जब बात करेगा बच्चों तो जरा देखो, ये जो न्यू मैक्स है किसका, ब्रैकेट का, वो किसके बराबर हो जाएगा, CR। और जब कुछ नहीं दिया हो तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा। जब क्वेश्चन में एटम को स्पेसिफाई न कर रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको मान के चलना है कि दिस होल सोल कम्युनिकेशन इज फॉर हाइड्रोजन एटम। तो प्यारे बच्चों यहाँ हम मान लेंगे हाइड्रोजन यानी 1 का स्क्वायर और ब्रैकेट लाइमन बामर पार्टीशन ब्रैकेट N1 की वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहीं से शांत हो जाना है। न्यू मैक्स के लिए एनर्जी मैक्स होना चाहिए, और एनर्जी मैक्स तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन सबसे दूर से आएगा। सबसे दूर से आएगा तो ये इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यू मैक्स ऑफ BR लिख दूंगा तो ब्रैकेट समझ लेना, CR, और ये कितना हो जाएगा अपॉन 16। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। इसी तरह से जब आप न्यू मिनिमम निकालेंगे, किसके लिए, H लिखते रहो, समझ लेना हम्फ्री के लिए, CR Z का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। मिनिमम एनर्जी के लिए ही मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अब मिनिमम एनर्जी तब मिलेगी जब बगल से गिरेगा, बगल यानी साथ से गिरेगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ बच्चों पता लग गया भाई, मतलब समझते हो ना, एकदम जस्ट बगल से गिरेगा तभी तो मिनिमम एनर्जी इमिट करेगा। यहाँ से पता लग जाता है कि ये कितना हो गया, न्यू मिनिमम ऑफ हम्फ्री सीरीज CR, और ये कितना हो जाएगा 49 माइनस 36 अपॉन 49 इंटू 36। यानी कि इसको अपन सॉल्व करेंगे तो न्यू मिनिमम की वैल्यू हो गई CR, 36 में 4 गया तो 40 हो गया, और 9 4 कितना हो गया 13 अपॉन 49 इंटू 36। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी हमें रेशियो लेना है, यानी मैक्स का मिनिमम के साथ, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो न्यू मैक्स ऑफ ब्रैकेट इज टू न्यू मिनिमम ऑफ व्हाट, न्यू मिनिमम ऑफ हम्फ्री। ये किसके बराबर हो जाएगा, CR अपॉन 16 इंटू, और ये ऊपर चला जाएगा ना 36 इंटू 49 और अपॉन CR इंटू ये कितना हो जाएगा 13। बिल्कुल, तो CR से CR कैंसिल हो गया। और प्यारे बच्चों इसको अपन देख लेंगे, ये कितना आ जाएगा 36 इंटू 49 अपॉन 16 इंटू
13 हो जाएगा। तो यानी 4 9 36, 4 चौक 16। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, 9 9 81 का 1, हाथ हवा 8 और 9 चौक 36 और 36 4 40, 40 और 4 कितना हो जाएगा 40 4 44, 441, 9 9 81 के हाथ हवा 9 चौक 36 4, हाँ ठीक है। और ये 13 चौका 52, 52, यानी कि 441/52, यानी कि 8 लगभग 8 बार जाएगा। अगर रेशियो फॉर्म में दिया था ऐसे और फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है तो सॉल्व करके लिख सकते हैं। डिपेंड ये नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि वो तो मैथमेटिक्स है, वो तो आप कर ही लोगे। डिपेंड ये करता है कि हम इनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। अगर इतनी बार पकड़ ले रहे हैं तो प्यारे बच्चों जान लो कि मज़े ही मज़े हैं। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, ये तो हमने देख लिया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब हम देखेंगे टाइप 4 के बारे में। तो ये बच्चों टाइप 4 होगा कौन सा वाला, जब हम बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की। प्यारे बच्चों यहाँ पर दो बातें होती हैं। देखिए सबसे पहला हेडिंग क्या लिखा है, इन केस ऑफ मल्टीपल स्टेप डी ट्रांजिशन। तो ध्यान से समझना पहले दो बातें कि किसे बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रम की लाइन को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। जैसे किसी स्पेक्ट्रम में, जैसे कि अगर हम बात करें कि विजिबल जो रीजन है उसमें 7 लाइनें होती हैं, तो उन्हें क्या बोल देंगे, सातों लाइनों का 7 स्पेक्ट्रल लाइन। 7 अलग अलग वेवलेंथ होते हैं ना, तो सीधे समझो कि जितने डिफरेंट वेवलेंथ होंगे उतने ही स्पेक्ट्रल लाइन आते हैं। तो इस बात को जरा ध्यान से समझना कि डिफरेंट नंबर ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एनी स्पेक्ट्रम। किसी स्पेक्ट्रम से जितने डिफरेंट वेवलेंथ जुड़े हुए होते हैं वही क्या होते हैं, उसके नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। दूसरा मल्टीपल स्टेप ट्रांजिशन का क्या मतलब है, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन मान लो n=4 से n=1 में गिर रहा है, तो जब मल्टीपल स्टेप ट्रांजिशन होगा तो सभी संभावित ऑल पॉसिबल रूट्स को फॉलो करता हुआ 1 में आएगा। जैसे हम कहें कि ये 1 से कहाँ, ये 3 है और ये सॉरी एक लाइन ज़्यादा बना दिया, ये मान लीजिए 3 है और ये मान लीजिए 2 है और ये मान लीजिए 1 है। अब 4 से 1 में भी गिर सकता है, 4 से 3 में गिरे और 3 से 1 में गिर सकता है, और 4 से 2 में गिरे और 2 से 1 में गिर सकता है, या 4 से 3 में गिरे और फिर 3 से 1 वाला तो एक बार हमने कंसीडर कर ही लिया है। तो कुल संभावनाएं कितनी हैं जरा देखिए, फिर से एक बार बता देता, थोड़ा शायद घाच पाच हो गया, अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके मैं थोड़ा इसे परफेक्ट वे में डिलीवर करता। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों कि n=4 से इलेक्ट्रॉन n=1 में गिर रहा है, ये मान लीजिए n=2 है, ये मान लीजिए n=3 है, ठीक है। अब जरा बताइए अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में डायरेक्ट गिर जाए, तो जब वो 4 से 1 में डायरेक्ट गिरेगा तो जितनी एनर्जी गैप है यानी E4 - E1 का एक फोटोन इमिट करेगा, उस फोटोन का अपना एक वेवलेंथ होगा। तो एक वेवलेंथ हुआ तो यहाँ एक स्पेक्ट्रल लाइन मिली। जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में गिरेगा तो एक एनर्जी इमिट करेगा E4 - E3, इससे जुड़ा हुआ एक वेवलेंथ होगा जो कि बिल्कुल भी E4 - E1 के जैसा नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी बदल गई तो वेवलेंथ बदल गया। भाई यहाँ E4 - E1 की जो एनर्जी है क्या वो E4 - E3 के बराबर होगी? नहीं, दोनों अलग अलग डी ट्रांजिशन है। तो यहाँ एक वेवलेंथ मिलेगा और फिर यहाँ से यहाँ गिर जाए तो जरा देखो क्या हो गया, E3 - E1, ये एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी मिल जाएगी, तो इससे जुड़ा हुआ एक वेवलेंथ मिल जाएगा। अगर 4 से सीधे 2 में गिरे तो E4 - E2, ये एक वेवलेंथ मिल जाएगा, और फिर जा कर के 2 से कहाँ गिर जाए 1 में, तो E2 - E1, ये एक वेवलेंथ मिल जाएगा। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं है।
यानी हमने 4 से डायरेक्ट गिरा दिया, 4 से 3 में, फिर 3 से 1 में, 4 से 2 में, फिर 2 से 1 में, हाँ सारे लगभग हो गए। तो हमें कितनी अलग अलग एनर्जीज मिली देखो, हमें मिला E4 माइनस E3, हमें मिला E3 माइनस E1, हमें मिला E4 माइनस E2, हमें मिला E2 माइनस E1, यानी टोटल हमें 4 डिफरेंट टाइप की एनर्जी मिली। अगर कुछ छूट ना रहा हो तो एक और मिली है शायद E4 माइनस E1, E4 माइनस E1, 5 डिफरेंट टाइप की एनर्जी मिली क्या, देख लेते हैं। E4 माइनस E3 मिली 1, E4 माइनस E1 मिला 2, और E3 माइनस E1 मिला 3, और E4 माइनस E2 मिला 4, और E2 माइनस E1 मिला 5। ठीक है, अब बच्चों क्या कोई और पॉसिबिलिटी है, थोड़ा और बारीकी से देखो कि 4 से 1 में गिरने का कोई और रास्ता है क्या। 4 से 3 में गिरा, फिर 3 से 1 में, फिर 4 से 3 में, फिर 3 से 2 में, 3 से 2 वाला बनाया है क्या हमने, E3 माइनस E2 है क्या इसमें, कहीं नहीं है, यानी एक और पॉसिबिलिटी है। 4 से 3, जैसे 4 से 3 में गिरा और 3 से कहाँ गिरता है, 2 में गिरता, यानी E3 माइनस E2 एक और संभावना है, एक और एनर्जी पॉसिबल है। यानी टोटल जरा देखो कि जब मल्टीपल स्टेप में ट्रांजिशन होगा तो इतने डिफरेंट तरीके के एनर्जीज जो है, या इतने डिफरेंट तरीके के फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है। अब बार बार इसे गिनेंगे तो हमारी बैंड बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी, इसलिए हम टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का एक फार्मूला याद रखेंगे, N2 माइनस N1 प्लस 1 इंटू N2 माइनस N1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अब इसको जरा तुम देखो, आपको मजा आने वाला है। देखो यहाँ अगर कोर कंटेंट की जरूरत है तो आपको मजा आएगा। जैसे देखो 4 से गिर रहा है 1 में, तो 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 कर दिया, अपॉन में 2 कर दिया, तो 2 तिहाई 6, और 4 में से 1 गया तो कितना हो गया, 3, 3 दूनी कितना आ गया, 6 आ गया। तो गिनो 6 लाइनें होनी चाहिए, नहीं है तो कोई छूट रहा है, 1 और ये 2 3 4 5 6, हाँ 6 के 6 हैं, यानी कि 6 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। जितनी डिफरेंट एनर्जी उतने डिफरेंट वेवलेंथ, और जितने डिफरेंट वेवलेंथ उतने स्पेक्ट्रल लाइन। अब बच्चों जरा बताओ कि बार बार अगर हम इतनी पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो हमारी बैंड नहीं बच जाएगी। मान लो 4 से तुमने 1 में बना लिया, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को 7 से 1 में कुदा दूं, 8 से 1 में कुदा दूं, तो पॉसिबिलिटी बनाने में ही आपकी बैंड बच जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी मैंने इसलिए बताया कि क्योंकि मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मुझे आपको चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझाना है। आपका काम है इसको खट से पकड़ लो कि आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ मैंने 2 बातें बताई। देखो सबसे पहला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, और दूसरी बात हमने बताई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल स्टेप ट्रांजिशन की, और फिर तीसरी बात बताई कि किसी भी मल्टीपल स्टेप ट्रांजिशन में हम टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को फॉर्मूले से कैसे निकालें और कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचें। तो अब इस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन में हमसे कहता है कि फॉर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड फ्रॉम 7th एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड एनर्जी लेवल। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेगा। टू ग्राउंड एनर्जी लेवल, ध्यान पूर्वक देखिए। कहता है हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन हो रहा है। कहां से बच्चों, 7th एक्साइटेड स्टेट से। कहां को, ग्राउंड एनर्जी लेवल में। ठीक है, अब हम बहुत सारे पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में हमसे कहता है कि कैलकुलेट करो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है कि कैलकुलेट करो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो चलो बच्चों कैलकुलेट कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या था आप बताओ, था N2 माइनस N1 प्लस 1, N2 माइनस N1 अपॉन 2 था। कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 7th एक्साइटेड स्टेट यानी 8वें सेल से। N की वैल्यू उसमें बहुत सारे बच्चे कितना मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं।
जब वो 7th एक्साइटेड स्टेट कर रहा है तो इसका मतलब 8वें सेल में है इलेक्ट्रॉन, ना कि 7th सेल में है प्यारे बच्चों। यानी कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन? 8वें सेल से। 2 2 2 कहाँ को आ रहा है? पहले सेल में। 2 2 2 ऐसे गिरा, ये देखो धड़ाम से। अब जरा देखो बच्चों, हम फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे 8 - 1 + 1 इंटू 8 - 1 अपॉन 2, 2 4 जा 8 इंटू 7, 28 लाइन मिली बच्चों टोटल हमको। 28 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी। ये मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेजिटेशन के। अब जरा देखो, यदि बच्चों आपसे पूछे कि क्या पूछे, आपसे पूछे दूसरे पॉइंट में कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज, तो मैंने आपको पीछे एक ट्रिक सिखाया था कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन और लाइन नंबर, दो बातें। तो अगर हमें लाइमन सीरीज में कुल स्पेक्ट्रल लाइन चाहिए तो उसका एक ही तरीका है, क्या? n फाइनल माइनस n इनिशियल कर दो। कहाँ से आ रहा है? 8 से। कहाँ को? 1 में। तो ये 7 लाइनें जो मिलेंगी वो किसकी होंगी? लाइमन सीरीज की। बाकी जो 21 लाइनें हैं वो बाकियों की होंगी, क्योंकि मल्टीपल स्टेप ट्रांजिशन हो रहा है ना। 8 से 5 में भी गिर रहा होगा, 8 से 3 में भी गिर रहा होगा, 8 से 2 में भी गिर रहा होगा, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं और बात करें किसकी? लाइमन सीरीज़ की, तो लाइमन सीरीज़ में हमें कुल कितनी लाइनें मिलेंगी प्यारे बच्चों? 7 लाइनें मिलेंगी। कौन कौन सी बता देता हूँ। 8 से 1 वाली, 7 से 1 वाली, फिर 8 से 1 वाली 1 हो गई, 7 से 1 वाली और 1 हो गई, 6 से 1 वाली, 5 से 1 वाली, 4 से 1 वाली, 3 से 1 वाली, 2 से 1 वाली। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो कितनी लाइनें मिली हैं? 7 लाइन। ऐसे अगर हमसे बच्चों पूछे तीसरे क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज, ये डबल ऐसे का मतलब समझते हो ना, बार बार लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। बामर सीरीज पूछे बच्चों, तो बामर सीरीज में भी n फाइनल माइनस n इनिशियल, n फाइनल है 8, n इनिशियल है 2, तो कितने आ गए? 6। ऐसे बच्चों अगर हमसे पूछे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन ब्रैकेट सीरीज, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, तो वो कितना हो जाएगा? 8 - 3 5। ऐसे बच्चों अगर हमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड सीरीज में, वो कितना हो जाएगा? 8 - 4 लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या बे? हाँ शायद, लाइमन बामर के बाद पास्चन आना चाहिए था। वेट, अब बच्चों अगर हमसे पूछे कि क्या बताओ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन पास्चन सीरीज, किस में पूछे हमसे? पास्चन, ये CH है, पास्चन सीरीज में पूछे, तो 8 - 3 वो कितना आ जाएगा? 5। ऐसे ही हमसे अगर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट में पूछे, किस में पूछे? ब्रैकेट सीरीज में पूछे, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? ब्रैकेट सीरीज में आएगा 8 - 4, वो कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही जब हमसे वो ब्रैकेट के बाद हमसे पूछे, कितने पॉइंट हो गए थे? 5 पॉइंट हो गए थे। ब्रैकेट के बाद अगर हमसे पूछे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन फुंड सीरीज, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 - 5 3। ऐसे हमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन हम्फ्री सीरीज, तो वो कितना हो जाएगा? 8 - 6, और वो कितना हो जाएगा? 2। अब बच्चों देखो, अगर हम देखें ध्यान से, इन सबको जोड़ें तो किसके बराबर आना चाहिए भाई? कुल 28 लाइन मिली है, तो इन सबको जोड़ोगे, देखो 28 के बराबर नहीं आएगा, आना तो चाहिए था। अब क्यों नहीं आएगा, क्यों आना चाहिए था, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। कुल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी मिली? 28। हमने निकाल दिया सबका इंडिविजुअल, तो सबका इंडिविजुअल जरा एक बार जोड़ डालो ध्यान पूर्वक। प्यारे बच्चों, लाइमन में कितना आया था? 7। बामर में कितना आया था? 6। पास्चन में कितना आया था? 5। और ब्रैकेट में कितना आया था? 4। और फुंड में कितना आया था? 3। और हम्फ्री में कितना आया था? 2। जब इसको जोड़ोगे सबको तो देखो 7 3 10 3 13 5 18
18 4 22, 22 और 3 25 और 2 27 आया। जबकि फाइनल आंसर क्या था बच्चों? जो फाइनल आंसर था हमारा वो कितना था? वो 28 था और हमारा कितना आया? 27। यानी एक लाइन मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है। देखो एक ट्रांजिशन और भी तो पॉसिबल है कि जब वो इलेक्ट्रॉन n=8 से n=7 में गिरे, अब उसकी कोई नाम वाम नहीं है। क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, देखो ये 8 से 7 में गिरेगा तो ये E8 माइनस E7 की एक एनर्जी इमिट करेगा कि नहीं? अगर E8 माइनस E7 की एक एनर्जी इमिट करेगा तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान पूर्वक बताओ कि इसका अपना एक वेवलेंथ होगा जो बाकी किसी के जैसा नहीं होगा। तो ये भी तो एक लाइन मिलेगी ना, 8 माइनस 7 1, इसका कोई नाम नहीं है, ये किसी सीरीज का नहीं है। तो ये देखो 28 जो फार्मूले से आया वही मैंने इंडिविजुअल निकाल के सबका जोड़ करके आपको दिखा दिया। अब बच्चों और भी तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, जैसे वो आपसे ऐसे पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन विजिबल रीजन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन विजिबल रीजन, या आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इंफ्रारेड रीजन, या आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन अल्ट्रावायलेट रीजन। तो यहाँ भैया क्या दिमाग लगाओगे? अगर आपको थियरी प्रॉपर वे में आती है तब तो आप जवाब दे पाओगे, और अगर थियरी आपको प्रॉपर वे में नहीं आती तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। जैसे बच्चों देखो, हम जानते हैं कि लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन से बिलोंग करता है, तो टोटल नंबर ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइन कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। हम जानते हैं कि बामर सीरीज की लाइनें विजिबल रीजन से बिलोंग करती हैं, तो हड़बड़ा के ये ना कह देना, ध्यान देना कि क्योंकि बामर सीरीज की शुरू की 4 लाइनें ही विजिबल रीजन से बिलोंग करती हैं। बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत ही खतरनाक बात है प्यारे बच्चों। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें लगेगा कि बामर सीरीज विजिबल रीजन से बिलोंग करता है, तो जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन आई हैं 6 के 6, when इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड फ्रॉम n=8 to n=2, ये 6 के 6 विजिबल रीजन की होंगी। बट बिल्कुल भी गलत होगा। अगर आपने यहाँ आंसर 6 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उस 6 में से 4 ही लाइन, कौन सी? 3 से 2 और 4 से 2 और 5 से 2 और 6 से 2, ये शुरू की 4 लाइनें ही विजिबल रीजन से बिलोंग करती हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 6 आंसर ना हो करके 4 आंसर हो जाएगा। मीन्स कि फर्स्ट 4 लाइन ऑफ बामर सीरीज बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे चलेंगे इंफ्रारेड। तो हम जानते हैं कि ये सब के सब किस रीजन से बिलोंग करते हैं? इंफ्रारेड रीजन से। तो 5 4 9, 9 2 11 और 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14 लाइनें मिल जाएंगी जो किससे बिलोंग करेंगी प्यारे बच्चों? इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करेंगी। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अपनी बात बहुत परफेक्ट और बहुत मैनर्ड वे में समझा सका हूँगा, और आप मुझे अच्छे से सुने होंगे तो चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखे भी होंगे। अब बच्चों अगर आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछ ले, देखो क्या कहता है, इन केस ऑफ सिंगल स्टेप ट्रांजिशन। पीछे हमने किस में कराया? मल्टीपल स्टेप में कराया। अब आप इसको बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बना के करिए, नहीं तो मेरा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। क्या कि कहीं से भी गिरा दीजिए, 7 से 1 में, 7 से 2 में, 7 से 3 में, किसी में भी गिरा दीजिए और आप जो है अपने काम को अंजाम दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन कहो तो करा ही देता हूँ। चलो मान लीजिए कि अगर Li+2 में इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से कूदता है? मान लिया कि कह रहा है 6th एक्साइटेड स्टेट से बामर सीरीज यानी कि n=2 में कूदता है। चलो 6th एक्साइटेड स्टेट से n=2 में कूदता है। चलो भाई n की वैल्यू मैंने कितना ले लिया? 2 ले लिया। 6th एक्साइटेड स्टेट यानी 7 सेल। अब ये मल्टीपल स्टेप ट्रांजिशन हो रहा है, ध्यान से देखना। हमसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, अब लिखूंगा नहीं, ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताओ, तो सीधे फार्मूला ठोको। सीधा फार्मूला क्या कहता है? n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 अपॉन 2, यानी कि जो है n2 की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 7 माइनस 2 अपॉन 2। इसको अगर देखा जाए तो आएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2, यानी कि 15 लाइनें।
टोटल जो स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी 15 आएंगी। मैं प्रूफ कर देता हूं कि 15 ही होंगी। देखो लाइमन सीरीज में कितनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 7 से 2 में गिर रहा है, 7 से 1 में तो जा नहीं रहा है, तो जो लाइमन सीरीज में हमें लाइनें मिलेंगी वो 0 मिलेंगी। भाई लाइमन सीरीज की लाइन कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन 7 से कूद रहा है अगर, और वो किस में आए प्यारे बच्चों, एटलीस्ट 7 से अगर आ रहा है तो किस में आए, 7 से आकर के वो 1 में आए। लाइमन के बाद अगर हमसे पूछ ले बामर सीरीज में, तो बामर सीरीज में 7 से 2 यानी 7 - 2 5 लाइनें मिलेंगी बामर सीरीज की। टोटल जो 15 होंगी इसमें से 5 किससे बिलोंग कर रही होंगी, बामर से। अब लाइमन बामर के बाद तीसरा के बाद चौथा देख लीजिए, पास्चन। पास्चन की बात करें तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। और उसके बाद ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट सीरीज में 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। और उसके बाद अगर हम फुंड सीरीज की बात करें तो 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2। और अगर मैं हम्फ्री की बात करूं आपसे, हम्फ्री सीरीज तो कितना हो जाएगा, 7 - 6 1। अब आप इनको जोड़ के देख लीजिए, 15 आ रहा होगा। 1 + 2 3, और 3 और 3 6, और 6 और 4 10, और 10 और 5 कितना हो गया, 15। ये 15 लाइनें हैं जो हमको मिली। प्यारे बच्चों इसमें बहुत कुछ पूछ सकता है। अगर हमसे पूछे अल्ट्रावायलेट रीजन, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में कितनी लाइनें आ गई, 0। अगर हमसे पूछे विजिबल रीजन, तो ध्यान रखना बामर सीरीज की सभी लाइनें विजिबल रीजन की नहीं होती हैं, केवल पहली 4 लाइनें ही बामर सीरीज की विजिबल रीजन से बिलोंग करती हैं। तो ऑलवेज द आंसर इज 4। स्पेक्ट्रल लाइन चाहे बामर सीरीज में 1000 आई हो, जो उसमें से विजिबल रीजन वाली होंगी वो शुरू की 4 ही होंगी। ये बात बहुत ध्यान से सुनना भाई, नहीं तो फंसा देगा एग्जाम में आपको, याद रखना ये चीज। बाकी सबके सब किसके हो जाएंगे, इंफ्रारेड, यानी कि ऑल आर बिलोंग्स टू इंफ्रारेड रीजन। 4 3 7 7 2 9 9 1 10 लाइनें इंफ्रारेड रीजन की होंगी। तो अब तो कह दो मेरे यारों कि सर जी समझ में आ गया। अब अगला देखो, अगले में मैं बात करूंगा आपसे, क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़ो, देख लेता हूं फ्रेम में है, होना तो चाहिए, बिल्कुल सुंदर तरीके से है। हमसे कहता है सिंगल स्टेप ट्रांजिशन हो रहा हो, अगर सिंगल स्टेप ट्रांजिशन मतलब समझते हो एक ही बार में कूद जा रहा हो। जैसे सेम क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि मान लो n = 8 से इलेक्ट्रॉन n = 1 में कूद रहा है, तो बीच में उसके बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं। n = 7 भी है, n = 6 भी है, n = 5 भी है, n = 4 भी है, n = 3 भी है, n = 2 भी है, बट उसको किसी से मतलब नहीं, वो सिंगल स्टेप ट्रांजिशन कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 7th एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड एनर्जी लेवल इन सिंगल स्टेप। क्वेश्चन बना ही देता हूं, नोट कर लो इसको कि इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 7th एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड एनर्जी लेवल इन He+, इन, यही मेन बात है, देखो इन के बाद जो बोल रहा हूं यही मेन बात है, इन सिंगल स्टेप, इन सिंगल स्टेप। अब हमें कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट। अब कैलकुलेट क्या क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। भैया यहाँ से यहाँ सीधे जंप कर रहा है तो एक ही एनर्जी इमिट करेगा, वो एनर्जी क्या होगी, E8 - E1। इस फिक्स एनर्जी से जुड़ा हुआ एक फिक्स वेवलेंथ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एनर्जी से जुड़ा हुआ एक वेवलेंथ होता है जिसे हम hc/λ से निकाल भी सकते हैं। तो यानी कि एक ही वेवलेंथ दिखाएगा वो जब 8 से 1 में कूदेगा, क्योंकि एक ही बार में कूद जा रहा है ना, मल्टीपल में क्या था, बार बार और रास्तों से भी होके आ रहा था। तो इलेक्ट्रॉन जब सीधे यहाँ से यहाँ कूदेगा तो यही एक एनर्जी इमिट करेगा और यही एक वेवलेंथ दिखाएगा, यानी कि एक स्पेक्ट्रल लाइन। जब 8 से 1 में डायरेक्ट कूदेगा, पीछे 8 से 1 में कूदाते थे 7 बोलते थे, क्योंकि तुम बोलते थे 8 से 1 में 1 हो गया, 8 से 7 में गिरा फिर 1 में गिरा 2 हो गया, 8 से 6 में गिरा फिर 1 में गिरा 3 हो गया,
ऐसे करके। लेकिन यहाँ क्या है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो सीधे कहाँ गिर रहा है 8 से 1, तो 8 से 1 में गिरेगा तो एक ही एनर्जी मीट करेगा E8 माइनस E1, और उस एक एनर्जी से जुड़ा हुआ एक फिक्स वेवलेंथ होगा जो भी कुछ उसकी वैल्यू हो। अब बच्चों जरा बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना मिलेगा, 1। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 1 है ये किस सीरीज का होगा, लाइमन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया 8 से 1 में, तो ये लाइमन का ही तो होगा ना। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 1 आया एक्चुअली वो किससे बिलोंग करेगा, लाइमन सीरीज से, क्योंकि वो कहाँ गिरा, n=1 में गिरा। अब बच्चों अगर तुमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज 0, क्योंकि वो 8 से 2 में गिर ही नहीं रहा है। अगर तुमसे पूछे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन पास्चन सीरीज 0, ब्रैकेट सीरीज 0, फुंड सीरीज 0, हम्फ्री सीरीज 0, और कहीं भी पूछे 0, क्योंकि यहाँ पर जो डी एक्साइटेशन हो रहा है प्यारे बच्चों वो सिंगल स्टेप में हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी बातें आप सीखे होंगे। अब इस पे मैं सपोर्टिंग लेक्चर डालूंगा एक, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे प्यारे बच्चों, बट वो क्वेश्चन थियरी के सामने कुछ भी नहीं होंगे। अगर आपने ये पूरा वीडियो अच्छे से देखा और आपने चीज़ों को बेहतरीन वे में सीखा होगा तो कोई भी क्वेश्चन, कोई मतलब कोई भी क्वेश्चन अब नीट और जेई लेवल का आपको परेशान नहीं कर सकता है, बट आपको सभी चीज़ों की बारीक बातों को अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ कि आपके किसी काम आएगा और आप इससे जो बहुत सारी चीज़ें सीख करके अपने करियर की दिशा में एक कदम आगे चलेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।